अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ इंजीनियर अली इकबाल। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। असल में ये चीज़ या ये लेक्चर जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो आर्डिनो सीख रहे हैं वो फ्रॉम वेरी स्क्रैच सीख रहे हैं। हमने ये क्लेम किया कि ये कोई भी बंदा इसको सीख सकता है जिसका बैकग्राउंड अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है, जिसका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से नहीं है, तो उसके लिए भी ये कोर्स है। तो उस वजह से हम थोड़ा सा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा टच करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी है क्या? एनर्जी क्या है? ये आपके पास कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी में दो तरह के काम आप कर सकते हैं। एक आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरा आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र की एग्जांपल आपके पास वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप जस्ट स्नूकर टेबल को देख लें, जहाँ पर बॉल को हिट किया जाता है तो वही बॉल आपके पास जब दूसरी बॉल को हिट करती है तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से वो भी इन मोशन हो जाती है। अब ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपके पास ये सनलाइट है, सोलर पैनल्स पे जब आके पड़ती है तो आपके पास वो लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विंड टरबाइंस हैं या आपके पास हाइड्रो टरबाइंस हैं, तो वहाँ पर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह से आपके पास जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर आपके पास केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा डिफाइन इस तरह से करें कि ये भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि चार्जेस से बनी होती है। अब चार्जेस क्या हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, एनर्जी कोई भी होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे लाइट, हीट और मोशन। इन केस ऑफ योर बल्ब आपके पास क्या हो जाएगा, लाइट और हीट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। और आपके पास जो मोटर टाइप चीज़ें हैं जैसे फ़ैन हो गया या इस तरह से लाइक दैट, तो उस केस में आप मोशन की फॉर्म में आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। बैक एंड पे फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैनी मोर है, उसकी डिटेल या डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब चार्ज क्या है? चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। एटम को थोड़ा सा ओपन करें तो इन डेप्थ ना ओपन करें, जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है तो वो आपको इसी तरह से नज़र आता है। आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाय नेचर जो एटम है आपके पास वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मुराद ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इक्वल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिवली चार्ज एटम कहेंगे और इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को या एक्स्ट्रा होने को हम लोग नेगेटिवली चार्ज कहेंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एटम में आएगा या जाएगा। जब एटम में आएगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, एटम से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ज़्यादा होने को पॉजिटिव और कम होने को हम नेगेटिव कहेंगे। अब जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर आपके पास एलिमेंट जो पॉजिटिवली चार्ज है और अदर एलिमेंट आपके पास अगर नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से अगर दो एलिमेंट आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो आपस में रिपेल करेंगे। सेम केस में दोनों नेगेटिव हैं तो आपस में रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास? हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होगी। एक को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और दूसरे को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज शॉकिंग एंड लाइटनिंग। दूसरे केस में हमारे पास जो करंट है वो है आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपके पास जो चार्ज है वो फ्लो करता है थ्रू सम मटेरियल्स, जिसको हम वायर, कंडक्टर कुछ भी कहते हैं। जैसे कि आपके घरों में जो बिजली है, जितने भी आपके पास अप्लाइंसेस हैं, कंप्यूटर, पावर लाइंस, व्हाटएवर, वो की तमाम जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वन ऑफ द बेस्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो आपके पास आपकी जो बॉडी है, जो किसी भी कारपेट या किसी भी जगह से रगड़ खाने से चार्ज हो जाती है। नेगेटिवली चार्ज आपकी बॉडी सरफेस पे कम्युलेट हो जाता है। जब आप किसी भी मेटल को टच करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक छोटा सा शॉक लगता है। लाइटनिंग के केस में भी आपके पास जो चार्ज है वो क्लाउड में एक्यूमुलेट होता है। आपके पास जो एयर है वो एज इंसुलेटर काम करती है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करती है। और जब हम आपके पास अर्थ और जो क्लाउड के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से आपके पास लाइटनिंग का इफेक्ट होता है।
थोड़ा सा और जो टर्म्स हैं हम उनको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये भी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हमारी आर्डिनो में यूज़ होने वाली हैं, तो इनके बगैर भी या इनको समझने के बगैर हम स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज क्या है जी? द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट। दो जो आपके पास पॉइंट होंगे सर्किट में, उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, एक हमारे पास हायर पोटेंशियल होगा, एक हमारे पास लोअर पोटेंशियल होगा, उसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये कह दें, फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ तो मैं ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट से मैं कुछ हाइट पे होऊंगा, 12-13 फुट की हाइट पे होऊंगा। तो अब मुझसे कोई पूछेगा जो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, वो मुझसे जब हाइट पूछेगा तो मेरा डिफरेंस क्या है? तो 13 फुट है। लेकिन वही बंदा अगर मुझसे फर्स्ट फ्लोर पे ही आके पूछे कि उसकी हाइट उसके रिस्पेक्ट से कितनी है, तो वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो देर इज़ अ डिफरेंस। तो पोटेंशियल भी आपके पास तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आपके पास दो जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंट होंगी, तो तब आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी तो आपके पास वोल्टेज क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सिमिलरली करंट क्या है? करंट को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर सके हैं कि चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है? करंट डेफिनेटली किसी पाथ से गुजरेगा। वो पाथ आपके पास वायर कंडक्टर होगी। ठीक है, तो वो वहाँ पर जो उसको अदर जो एलिमेंट हैं जिनको हम एटम कहें थोड़ा सा, तो उनकी कोलिजन की वजह से जो उसको रुकावट मिलेगी वो आपके पास क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या है? इज़ अ मटेरियल टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो आपकी फ्लो ऑफ चार्ज को रुकावट पैदा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ये आपके पास सामने जो इमेज है इसको देखें बहुत अच्छे से, मतलब ये एक्सप्लेन हुआ हुआ है। हियर इज़ योर ओम, जो कि क्या करता है? एक नॉट को टाइट करता जा रहा है। और वोल्ट क्या है? वोल्ट एक्चुअली क्या है? उसको पुश करता है। इसका मतलब एम्पियर्स को जाने के लिए, एम्पियर्स योर करंट, एम्पियर्स को जाने के लिए वोल्ट का होना लाजमी है, और एम्पियर्स को जाने के लिए ओम का होना भी लाजमी है। जाहिर बात है, आपके पास कोई भी चीज़ आइडियल केस नहीं है जहाँ पर हम ये कहें कि ओम ज़ीरो है। तो आप ओम से मुराद ये है कि आप किसी भी कंडक्टर से आप जब भी उसको गुजारेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफर होगी। इनफैक्ट इसके कंडक्टर के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसको हम खुद रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर के अलावा। उसके लिए लाजमी है, जैसे आपके पास एलईडी है, डायरेक्टली जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो बर्न हो जाती है, तो उसको हम खुद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। रजिस्टर्स हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो हम उसको खुद प्रोवाइड करते हैं। अब थोड़ी सी एनालॉजी देख लेते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की। ये बहुत ही इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है जब आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को पानी के फ्लो के साथ जब आप उसको कंपैरिजन करते हैं। वोल्टेज होगा तो करंट प्रोवाइड होगा। वोल्टेज को आप यहाँ पर जस्ट एक प्रेशर सपोज कर लें। लेट्स सपोज पानी के फ्लो के लिए आपको लेवल्स दो चाहिए। सेम लेवल पे पानी फ्लो नहीं कर सकता। आप छत के ऊपर एक टैंकी इसीलिए रखते हैं ताकि उसको लेवल मिल जाए, एक हाइट मिल जाए, एक अपर हाइट मिल जाए और एक लोअर ग्राउंड लेवल मिल जाए। जब जो दो लेवल्स होती हैं तो उससे क्या होता है? आपके पास एक प्रेशर बिल्टअप होता है। उस प्रेशर बिल्टअप से क्या होता है? आपके पास पानी का फ्लो हो जाता है। अब आपके पास जो होज है जहाँ से पाइप है, वो अगर उसकी ओपनिंग ज़्यादा है या कम है, उसके रिस्पेक्ट से आपके पास पानी का फ्लो ज़्यादा या कम होगा। पानी के फ्लो को आप करंट से रिलेट कर लें, और जो होज है या पाइप है उसको आप रजिस्टर से थोड़ा सा रिलेट कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वोल्ट ज़्यादा है, यानी कि आपके पास हाइट ज़्यादा है, तो अब प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी क्या करेगा? ज़्यादा आपके पास फ्लो करेगा। और साथ में अगर आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो कम है, ज़ाहिर बात है जब जितनी ज़्यादा ओपनिंग होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम मिलेगी, जितनी ज़्यादा क्लोजिंग होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा मिलेगी। रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगी तो फ्लो ऑफ जो वाटर है वो आपके पास कम हो जाएगा। सिमिलर फैशन में आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फ्लो ऑफ करंट भी आपके पास क्या होगा? कम होगा। ओम्स लॉ क्या है आपके पास? बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ये। आपके पास जो रेजिस्टिव एलिमेंट है उस पे इम्प्लीमेंट होगा। वंस अगेन जस्ट आपने इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। रेजिस्टिव एलिमेंट से मुराद हमारे पास कंडक्टिंग वायर्स या इस तरह की चीज़ें होगी। जहाँ पर आपके पास कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर या आपके पास इस तरह की चीज़ें जो आ जाएंगी, तो इंडक्टर्स वगैरह, तो उस केस में ओम्स लॉ आपके पास इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज़
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि जितना आप वोल्टेज आपके पास होगा, जितना ज़्यादा करंट करेंगे उतना ज़्यादा वोल्ट होगा, या जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना ज़्यादा आपके पास करंट होगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, हमारे केस में वो क्या होगा, रजिस्टर होगा। ये इनके तीन रिलेशन बन जाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब आई अपनी जगह पर रखें तो आर को दूसरी साइड पे डिवाइड कर लें तो दूसरा रिलेशन जो बन जाएगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर, थर्ड रिलेशन योर आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब ये जो आपके पास ये ट्राइंगल है इससे बहुत अच्छे से आप इन रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। v आपके पास ऊपर है, अगर आपने v फाइंड करना है तो i इंटू आर कर देंगे, अगर आपने i फाइंड करना है v डिवाइडेड बाई r होगा, अगर आपने r फाइंड करना है तो v डिवाइडेड बाई i हो जाएगा। इसको इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर लें। हाउ टू यूज़ ओम लॉ। ओम लॉ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बैक स्लाइड पर अगर देखें तो हम ओम लॉ को यूज़ करते हुए कोई भी दो नॉन वैल्यूज़ के लिए एक अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई आर होगा तो वी फाइंड कर सकते हैं, वी आर होगा तो आई फाइंड कर सकते हैं, वी आई होगा तो आर फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास हमने फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन जो वोल्टेज है विच इज़ योर 24 और जो करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर है। मेक श्योर कि हमारे पास एक कंप्लीट क्लोज पाथ होना चाहिए, ओपन पाथ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास करंट जो है वो मूव नहीं कर सकता। करंट की मूवमेंट के लिए लाजम क्या है कि क्लोज पाथ हो, ठीक है, उस क्लोज पाथ में से करंट पास करता है। इनफैक्ट अगर ओपन पाथ होगा तो करंट पास नहीं करेगी। जैसे आपके पास बैटरी के दोनों टर्मिनल अगर वो ओपन है तो उसमें चार्ज बाकी रहता है, लेकिन जो ही आप उसको शॉर्ट करते हैं तो करंट पास होने लग जाता है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये V डिवाइडेड बाई आई वाला फार्मूला लगाएं। V इज योर 24 और I इज योर 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। ये सिंबल है ओम के लिए हम यूज़ करते हैं। पावर फाइंड करनी है, पावर का भी चलें फार्मूला इधर देख लें। पावर के डिफरेंट फार्मूलाज बन सकते हैं, एक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट आपके पास पावर देती है और इसकी जो यूनिट होगी वो वाट में आएगी। अब आपके पास एक और चीज़ जो नॉलेजफुल चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास जो अगर रजिस्टर्स हैं जो इन सीरीज़ हैं तो उस केस में, या रजिस्टर इन पैरेलल हैं तो उस केस में आपके पास वोल्टेज और करंट पे क्या असर पड़ेगा। अगर वोल्टेज आपके पास सॉरी अगर आपके पास रजिस्टर जो है इन सीरीज हैं तो करंट विल बी सेम इन सीरीज एंड वोल्टेज विल बी चेंज। इसका मतलब है इसके करस्पॉन्ड वोल्टेज कुछ और होगी, इसके करस्पॉन्ड वोल्टेज कुछ और होगी और इसकी करस्पॉन्ड वोल्टेज कुछ और होगी। लेट आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो क्वाइट पॉसिबल 2 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएं और 5 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएं और वंस अगेन आपके पास 3 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएं। लेकिन वोल्टेज आपके पास हर सीरीज के केस में आपके पास हर रजिस्टर के रिस्पॉन्ड डिफरेंट वोल्टेज अपीयर होगी, लेकिन जो अमाउंट ऑफ करंट है वो सेम फ्लो करेगी। इसकी भी एनालॉजी बिल्कुल, आप एक पानी का पाइप लें और उसके डिफरेंट साइजेस कर दें। पहले पानी का पाइप जो है वो थोड़ा छोटा हो, फिर थोड़ा सा उसका साइज़ ज़्यादा हो, फिर डिफरेंट साइज़ हो। तो इसमें आप ये एनालॉजी देख सकते हैं कि पानी जो फ्लो करेगा ना वो बिल्कुल सेम फ्लो करेगा सब में से, लेकिन प्रेशर जो है वो सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि वोल्टेज को हम प्रेशर से थोड़ा सा रिजेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर उसका चेंज होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है। सो ओवरऑल वी जो आपने अप्लाई किया वो क्या होगा, सम ऑफ द वीज होगा। लेकिन हमने ये कहा कि I1 I2 I3 सारे के सारे क्या होंगे, वो I के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो करंट आपने अप्लाई किया, अगर यहाँ से आप 1 एम्पेयर जा रहे हैं तो यहाँ से भी 1 ही जाएगा एम्पेयर, यहाँ से भी 1 एम्पेयर जाएगा, यहाँ से भी 1 एम्पेयर ही जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और कर लें, अगर यहाँ से आप पानी की बात करते हैं, एक गिलास पानी इधर से जा रहा है तो एक ही गिलास पानी इधर से जाएगा और एक ही गिलास इसमें से जाएगा इन केस ऑफ सीरीज। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल अब आपके पास जो है जो वोल्टेज है वो सेम होगा और करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी करंट आपके पास चेंज हो जाएगा। अगर आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो एक्जैक्टली 10 वोल्ट इस पे, एक्जैक्टली 10 वोल्ट इस पे और एक्जैक्टली 10 वोल्ट इस पे अप्लाई होगा। अब लेकिन करंट आपके पास चेंज हो जाएगा। वंस अगेन पानी की एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास पाइप है उसको आप उसमें डिफरेंट साइज़ के होल कर दें तो आपके पास सब पे प्रेशर तो सेम होगा, लेकिन पानी का जो फ्लो है आउटकम है वो डिफरेंट है, बड़े होल में से ज़्यादा, छोटे होल में से कम। इस तरह से जो डिफरेंट साइज का होल है उसमें से डिफरेंट करंट या सॉरी पानी आपके पास मूव करेगा। सो इन दिस केस हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल बी सेम हो जाएगी एंड करंट विल बी चेंज हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू I1
I2 I3 हो जाएगा, लेकिन V1 हमने कहा वो V रहेगा, V2 भी हमारे पास V रहेगा और V3 भी हमारे पास V रहेगा। अब एक और चीज़ जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, सम टाइम आप काम कर रहे होते हैं, आपके पास जो रिक्वायर्ड रजिस्टर होता है काम करने के लिए तो वो नहीं होता, तो आप सीरीज और पैरेलल की कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए आप वो जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है वो अचीव कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इन सीरीज हमारे पास करंट सेम होगा, इन पैरेलल हमारे पास वोल्टेज सेम होगा, इसको नहीं आपने भूलना। सो हमारे पास ये सीरीज़ है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं विच इज़ R1 R2 R3 R4 हैं। ये जो सिंबल है ये हम रेजिस्टेंस के लिए रजिस्टर के लिए यूज़ करेंगे। और अब देखें हमारे पास जो इसकी बात करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं आपसे पूछूं वोल्टेज क्या होंगे, क्यों हमने कहा कि सीरीज है तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होंगे, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होंगे, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होंगे। जो डिफरेंट है उसको हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, किसी को V1 कहते हैं, R2 है तो उसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए V2 कह देते हैं, V2 से हमारा सम अदर वैल्यू, या R3 है तो इधर V3 कह देते हैं, V3 से हमारा सम अदर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इस तरह से R4 है तो उसकी करस्पॉन्ड जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम R4 कह देते हैं। मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर वोल्टेज V1 है विच इज IR1। आई क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा, आई चेंज नहीं हो रहा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं इसकी करस्पॉन्ड वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो V यहाँ पर जो ड्रॉप है उसको V2 कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R2 है और I हमारे पास सेम है। इसी तरह से जो आपके पास इन केस ऑफ R3 है वही हो जाएगी। अब हमने कहा जो टोटल वोल्टेज होगी इन सीरीज वो सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमारे पास अगर केस 4 है तो प्लस V4 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर V1 की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, V1 आपने IR1 लिख दिया, V2 की जगह IR2 लिख देते हैं, V3 की जगह IR3 लिख देते हैं। I सब में सेम है, थोड़ी सी मैथ्स इधर इम्प्लीमेंट होगी, I को कॉमन ले लें तो इन साइड आपके पास R1 R2 R3 आ जाएगा। अब I जो है उसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड भी जाके डिवाइड हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई I आपके पास R1 R2 और R3 बच जाएगा। अब V डिवाइडेड बाई I को हम नाम दे देते हैं विच इज़ यूअर RS। क्या नाम देते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं या टोटल रेजिस्टेंस कुछ भी कहते हैं। तो RS किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 R3। इससे मुराद ये है कि आप ने अगर जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में एडिशन होगी, अगर आपने एक 100 का है, दूसरा 200 का है, तीसरा भी 200 का है, चौथा जो आपके पास लेट्स सपोज फिर 100 का है, तो टोटल सम ऑफ द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी विच इज़ यूअर 600 ओम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन चार की जगह एक कोई रजिस्टर लगा सकते हैं, उन सम को, उन तमाम की तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को सम करके कोई एक रजिस्टर लगा सकते हैं। सिमिलर फैशन में अगर इन केस आपके पास जो पैरेलल में अगर आपके पास रजिस्टर लग गए हैं तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वंस अगेन पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होती है लेकिन करंट आपके पास चेंज होता है। यहाँ पर कोई I1 होगा, यहाँ पर कोई I2 होगा, यहाँ पर कोई I3 होगा, यहाँ पर कोई I4 होगा। मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर करंट क्या है, तो ओम्स लॉ के वो रिलेशन आपको याद होने चाहिए जो पिछली स्लाइड में हम लोग कर चुके हैं। तो V इक्वल टू IR से आपका ये रिलेशन बन जाता है विच इज IV डिवाइडेड बाई R। तो क्योंकि ये R1 से करंट गुजर रहा है उसको हम I1 कहते हैं। इस तरह से यहाँ से करंट जो गुजरेगा उसको V डिवाइडेड बाई R2, इसी तरह से जो यहाँ से करंट गुजरेगा उसको V डिवाइडेड बाई R3, और अगर इधर है तो V डिवाइडेड बाई R4 हो जाएगा। V चेंज नहीं हो रहा, V रहेगा, V1 V2 V3 V4 नहीं होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अब टोटल करंट कितना है, टोटल करंट I1 जो इधर से गुजर रहा है, जो इधर से गुजर रहा है, जो इधर से गुजर रहा है और जो इधर से गुजर रहा है, हम थोड़ा सा इसको ज़रा शॉर्ट कर देते हैं, I3 तक हम R3 तक हम लोग ज़रा फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब ये I1 की वैल्यू ये है वो पुट कर दीजिए, प्लस I2 की वैल्यू ये है वो पुट कर दीजिए, और I3 की वैल्यू ये है वो पुट कर दीजिए। V कॉमन ले लीजिए यूजिंग बेसिक मैथ्स, जब V कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, I1 डिवाइडेड बाई R1 1 डिवाइडेड बाई R2 1 डिवाइडेड बाई R3 बन जाएगा। V मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो 1 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 बन जाएगा। सो सिमिलरली आपके पास जो I बाई V है उसको नाम दे दीजिए 1 बाई RP कर दें। हमें पता है V डिवाइडेड बाई I जो होता है वो R होता है, और I डिवाइडेड बाई V जो हो जाएगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई जो RP मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस उसकी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई RP हो जाएगी। तो आरपी जो है हमारे पास पैरेलल में जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी उसको हम आरपी कह रहे हैं। उसको थोड़ी सी आप मैच करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा विच इज R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 बन जाएगा। शुरू में हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास एक तो कंडक्टर जिसमें से करंट हमारे पास गुजर रहा है वो खुद रेजिस्टेंस ऑफर करता है, चाहे बेशक आपके पास प्योर कॉपर क्यों ना हो, फिर भी आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर होती है।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुद रजिस्टर जो है वो शुरू में आपको लगाना पड़ता है ताकि आप थोड़ा सा करंट को लिमिट कर सकें, जो रिक्वायर्ड करंट है वो उसको मिले। जब करंट उसको उसकी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की डिमांड उससे ज़्यादा जब गुजरेगा तो वो पर्टिकुलर जो आपके पास कंपोनेंट है या एलिमेंट जो भी है वो जल जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। रजिस्टर अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो उसको कैसे रीड करेंगे। अगर आपके पास कोई मीटर भी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी वैल्यू का रजिस्टर है। इस पे जो आपने देखा तो डिफरेंट बैंड होते हैं। ये बैंड हैं आपके पास कलर के हैं, ब्राउन होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, इसी तरह से गोल्डन या सिल्वर इस तरह के बैंड्स होंगे आपके पास। अगर तो ब्लैक है तो अब फर्स्ट बैंड अगर ब्लैक है तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट बैंड क्या होगा, आपके पास नंबर होगा। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो इसी तरह से ब्राउन का जो नंबर है वन है, रेड टू थ्री फोर एंड सिमिलरली इस तरह से। फर्स्ट सेकंड बैंड और जो हमारे पास होंगे ये नंबर्स होंगे, जो भी इसका नंबर मान रहा है ना, जैसे हम कहें ब्लू का नंबर सिक्स है तो सिक्स लिखेंगे, ग्रीन का नंबर फाइव है तो फाइव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला ब्लू है तो सिक्स, दूसरा ग्रीन है तो फाइव, सिक्स फाइव लिख देंगे। और थर्ड बैंड में जो हमारे पास होंगे कोई भी इनमें से कोई कलर होगा तो उतने नंबर ऑफ जीरोज लगा देंगे। क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरोज लगा देंगे। ब्लैक होगा तो हमारे पास कोई जीरो नहीं आएगा। और इस तरह से अगर ब्राउन होगा तो हमारे पास एक जीरो आ जाएगा या 10 से मल्टीप्लाई कर दें। रेड होगा तो हम उसको क्या कर दें, टू जीरो या 100 से मल्टीप्लाई कर दें। फोर्थ जो बैंड है वो टॉलरेंस बताता है कि हमारे पास कितने परसेंट उसकी जो है टॉलरेंस है। अगर हमारे पास ब्राउन कलर है फोर्थ में तो उसकी प्लस माइनस 1% टॉलरेंस है। इसी तरह से रेड है तो प्लस माइनस 2% टॉलरेंस है। और इस तरह से सिल्वर है तो प्लस माइनस 10, और गोल्ड के केस में भी प्लस माइनस 5%, इनमें टॉलरेंस थोड़ी ज़्यादा है। अब ये अगर आपके पास रजिस्टर है जिसमें आपके पास डिफरेंट बैंड है तो देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस कितनी बनती है। फर्स्ट जो बैंड होगा उसको कहा जो भी उसका नंबर बनता है वो हम नंबर लिखेंगे। तो हमारे पास येलो क्या था, येलो इज योर फोर। और दूसरा क्या है हमारे पास, पर्पल है। पर्पल जो हमारे पास उसका नंबर देख लें तो वो हमारे पास क्या, सॉरी वायलेट है। वायलेट हमारे पास क्या है, विच इज़ योर सेवन। ठीक है। थर्ड वन इज योर ब्लैक, तो ब्लैक का नंबर जीरो है तो आपने ये लिखा, जीरो लिखा। फर्स्ट फोर सेवन जीरो, फोर सेवन जीरो। लेकिन जो हमारे पास फोर्थ बैंड होगा तो वो हमने कहा था फोर्थ बैंड के करस्पॉन्ड हम उसको उतने नंबर ऑफ जीरो लगाएंगे। तो ये क्या है, ऑरेंज है। ऑरेंज का नंबर क्या है, ऑरेंज वेयर इट इज, ऑरेंज का थ्री नंबर है। और हमने फोर सेवन जीरो, तो इसका फोर, इसका सेवन, इसका जीरो, लेकिन जो इसका थ्री आता है थ्री नहीं लिखेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरो डाल देंगे। क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरो डाल दिए। ये ऑरेंज के करस्पॉन्ड तीन नंबर ऑफ जीरो, ये चौथा बैंड है। तो हमारे पास क्या बन गया, 470 किलो ओम बन गया। आपने इसको या ये 1000 में कन्वर्ट कर दिया, के इज योर 1000। ओके ठीक है। तो 470 किलो ओम बन गया। सिमिलरली इसकी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर आपके पास कितने हैं, फाइव बैंड्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। और अगर आपके पास फोर बैंड है तो फर्स्ट थ्री जो है वो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस बताएंगे, और लास्ट फोर्थ जो है वो आपके पास टॉलरेंस बताएगा। इस केस में फिफ्थ जो है वो आपके पास टॉलरेंस बताएगा। तो अब आप इसको बेशकीदा सिर्फ देख लें। ब्लू इज़ योर सिक्स, आपने सिक्स लिखा। और देन ग्रे जो है आपके पास विच इज़ योर एट, आपने एट लिखा। रेड जो है आपके पास टू है तो सिक्स एट तो आपने लिख लिया। लेकिन क्योंकि ये फोर्थ बैंड है तो इसमें हम टू नहीं लिखेंगे। तो फोर्थ बैंड के केस में आपके पास जो थर्ड जो कलर आएगा, थर्ड बैंड जो आएगा उसका जो भी नंबर होगा उतने नंबर आप जीरो डाल लेंगे। तो इस केस में हमारे पास इसका टू बनता है तो टू जीरो डाल लेंगे, विच इज 6800, या उसको कन्वर्ट कर लें 1000 में तो 6.8 किलो ओम आपके पास इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये हमारे पास एंड ऑफ लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।